नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो महिला अपराध के जो संरक्षण है उससे संबंधित जो अधिनियमों के बारे में बातें चल रही थी। और जो हमारी जो बात चल रही थी तो उसमें अंतिम जो बात हो गई थी कि दहेज जो निवारक जो अधिनियम है यानी दहेज उन्मूलन जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो राजस्थान सरकार है उसने दहेज जो प्रकरण है इससे संबंधित जो मामला है या फिर महिलाओं के जो उत्पीड़न से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए 5 जो जिला अपर न्यायालय हैं उनकी स्थापना की है। और वो कहाँ किए हैं? तो पहला जो न्यायालय स्थापित किया गया है वो कहाँ? तो बीकानेर में। एक जो न्यायालय स्थापित किया गया है दोस्तों वो कहाँ? जोधपुर में। एक जो न्यायालय स्थापित किया गया है वो कहाँ? तो उदयपुर में। और एक जो न्यायालय स्थापित किया गया है वो कहाँ? तो अजमेर में। और एक जो न्यायालय स्थापित किया गया है वो भरतपुर में। तो कहने का मतलब जो राजस्थान जो सरकार है उन्होंने महिलाओं पर जो दहेज से संबंधित जो मामले हैं उनकी जल्दी से सुनवाई के लिए या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित सुनवाई के लिए 5 जो जिला अपर न्यायालय हैं उनकी विशिष्ट जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना की है। एक न्यायालय है वो बीकानेर में, दूसरा जोधपुर में, और तीसरा उदयपुर में, चौथा कहाँ? अजमेर में, और 5वां कहाँ? भरतपुर में। तो ये दहेज जो उन्मूलन जो अधिनियम था वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट एक अधिनियम आता है दोस्तों, और वो अधिनियम कौन सा आता है उसके बारे में देखते हैं। अधिनियम तो आएगा लेकिन भैया कौन सा आएगा? तो गर्भावस्था अधिनियम 1971, इसके बारे में बात करते हैं। इसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गर्भ समापन अधिनियम 1971 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है? तो पहली बात तो जो पंजीकृत जो चिकित्सक होते हैं उनके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें कहा कि जो गर्भ समापन करने का जो अधिकार दिया गया है वो पंजीकृत चिकित्सकों को दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि साहब जैसे कोई बलात्कार पीड़ित महिला है, या फिर कोई बीमार महिला है, इनका गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन कितने सप्ताह के भीतर? तो उन्होंने एक निर्धारित सीमा बताई है, 24 सप्ताह। 24 सप्ताह के भीतर उसका आसानी से क्या हो सकता है? गर्भपात तो हो सकता है। उसके बाद में यूं कहा गया कि सामान्य परिस्थितियों में ये जो गर्भपात है वो 20 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। कितने सप्ताह के भीतर? 20 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। यदि दोस्तों 18 साल की कोई बच्ची है, 18 साल से कम की, या जिन्होंने 18 साल पूरा कर लिया है और वह जो बच्ची है उसका विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद या विवाह के समय यूं माना जाता है कि वह पागल है, कोई भी विकार हो सकता है, गूंगी हो, बहरी हो, तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता या फिर उसका जो पति है
वो लिखित में देगा, यानी लिखित में देगा किसको, जो पंजीकृत जो चिकित्सकों को लिखित में देगा कि इस कारण इसका गर्भपात करवाया जा रहा है, तो उनका भी गर्भपात किया जा सकता है। इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं DMPA। ये क्या है? डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक्सीडेट। ये एक साल्ट का नाम है, एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन। और इसको इंजेक्टेबल के नाम से जाना जाता है। उस इंजेक्शन का क्या नाम है? इंजेक्टेबल। ये जो टेबल इंजेक्शन है, इसमें जो साल्ट आता है वो DMPA आता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक्सीडेट। ये जो साल्ट आता है, इसके तहत यूं कहा गया कि कोई यदि 1.5 माह की यानी संतान हो गई है, किसी भी जो महिला है उसके 1.5 माह की संतान हो गई है और वह महिला है वो स्तनपान करवा रही है, तो उस दौरान ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और ये इंजेक्शन है, ये प्रत्येक 3 माह से लगेगा। कितने माह से लगेगा? 3 माह से लगेगा। जैसे ही मतलब ये इंजेक्शन लगता है, लगने के बाद में जो जीवाणु या जो अंडा है, अंडा, उसका निर्माण नहीं होगा। यानी निषेचन के बाद जो अंडा बनता है उसका निर्माण नहीं होता है ये इंजेक्शन लगाने के बाद। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा गया कि जैसे ही यानी महिला ये चाहती है कि मेरे को अगली संतान चाहिए, तो ये इंजेक्शन लगाना बंद हो जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। ये इंजेक्शन लगाना जैसे ही बंद कर दिया जाएगा, पुनः यानी संभोग से क्या अंडा बनना प्रारंभ हो जाता है और उसको अगली संतान प्राप्त होती है। ये यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अधिनियम हमारा कौन सा चल रहा है? गर्भावस्था अधिनियम 1971। इसी को गर्भ समापन अधिनियम 1971 के नाम से जानते हैं। इसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पंजीकृत जो चिकित्सकों को ये कानून दिया गया है कि जैसे मतलब कोई बलात्कार जो पीड़ित महिला है या बीमार महिला है, तो ऐसी स्थिति में 24 सप्ताह के भीतर उसका गर्भपात करवाया जा सकता है। सामान्य परिस्थिति में जो गर्भपात होता है वो 20 सप्ताह के भीतर होता है। यदि 18 साल से कम आयु की कोई बालिका है या 18 साल के बाद यानी 18 साल की जो बालिका हो चुकी है, तो उस दौरान वह पागल है या कोई भी विकार मान लो, तो उस दौरान उसके माता पिता या पति के लिखने पर ही उसका गर्भपात किया जाएगा। उसके बाद में हमारी जो बात चली वो एक इंजेक्शन की, और इंजेक्शन का क्या नाम है? इंजेक्टेबल के नाम से जाना जाता है। इसमें DMPA जो नामक एक साल्ट पाया जाता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक्सीडेट के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि जैसे ही जो महिला होती है उसके 1.5 माह की जब संतान होती है और स्तनपान करवा रही है, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रत्येक 3 माह से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो निषेचन के बाद है वो अंडा बनना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जैसे ही ये इंजेक्शन बंद कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संभोग करने की स्थिति में अंडा पुनः निर्माण होगा और अगली संतान की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट, इससे संबंधित जो अधिनियम बने हैं, जो धाराएं बनी हैं वो देखो। अधिनियम से संबंधित जो धाराएं हैं, IPSC की जो धारा है वो 312 आती है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि बिना कारण के
बिना कारण के यदि गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष की सजा और अधिकतम भैया 7 वर्ष की सजा हो सकती है। अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 7 वर्ष की सजा हो सकती है। उसी में आईपीसी की जो धारा आती है वो धारा 313 आती है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो महिला है उस महिला के सहमति के बिना, पूछा ही नहीं गया, सहमति के बिना क्या गर्भपात करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सजा तो होगी, लेकिन सजा कितने वर्ष की होगी रे? 10 साल की होगी। कितने साल की होगी? 10 साल की होगी। आईपीसी की जो धारा आती है वो 314 आती है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है दोस्तों, यदि जो महिला है और उसका गर्भपात किया जा रहा है और गर्भपात के दौरान है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो सजा तो होगी, लेकिन सजा कितने साल की होगी? तो 10 साल की सजा होगी। कितने साल की सजा होगी? 10 साल की सजा होगी। तो ये बात समझ में आई क्या? आईपीसी की जो धारा है वो 312 क्या कहती है कि बिना कारण के गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 3 वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी। आईपीसी की जो धारा 313 है वो क्या कहती है कि महिला की सहमति के बिना यदि गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वो 10 साल की होगी। और आईपीसी की जो धारा है वो 314 क्या कहती है कि यदि महिला गर्भपात के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा तो होगी, लेकिन कितने साल की होगी? तो 10 साल की सजा होगी। तो इस प्रकार से ये जो गर्भपात अधिनियम है यानी गर्भावस्था अधिनियम 1971 है, ये क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अब जो बात करेंगे वो नेक्स्ट अधिनियम के बारे में। और नेक्स्ट अधिनियम कौन सा आता है? तो नेक्स्ट अधिनियम तो आएगा, लेकिन भैया सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आता है दोस्तों। इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसमें पहली बात तो जो संशोधन हुआ था वो संशोधन 1987 में हुआ भी था। इस अधिनियम में कहा गया कि जो श्रमिक जो महिलाएं होती हैं, श्रमिक महिलाएं, उन महिलाओं को पुरुषों के सम्मान क्या दिया जाए? वेतन दिया जाए। क्या दिया जाए? वेतन दिया जाए। नेक्स्ट, भर्ती और सेवा शर्तों में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे
जैसे नियुक्ति है, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, स्थानांतरण। आप स्वयं को जब महिलाओं से संबंधित जो भारतीय संविधान के द्वारा यानी कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे, तो वहाँ मैंने बताया था कि एक जो संविधान का भाग आता है वो कौन सा आता है, 4 आता है। और 4 में किसका प्रावधान देखने को मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान देखने को मिलता है। और नीति निर्देशक तत्वों में एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा आता है, 39 घ आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि साहब इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इस आर्टिकल को संविधान में जोड़ा गया था या नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। और इसमें लिखा हुआ था कि साहब स्त्री और पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान क्या देना, वेतन देना। सम्मान क्या देना, तो वेतन देना। तो ये जो सम्मान जो पारिश्रमिक जो अधिनियम 1976 है, इसकी जो बातें हैं वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। पहली बात क्या कह रहा है कि श्रमिक जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के सम्मान क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। और भर्ती है और सेवा शर्तों में क्या उसके साथ क्या नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे उनकी नियुक्ति है, पदोन्नति है और स्थानांतरण है। भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 39 घ में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन देना। और यदि इससे संबंधित कोई भी जो मामला है वो कहाँ जाता है, तो श्रम मंत्रालय में जाता है। इससे संबंधित कोई मामला है वो कहाँ जाता है, श्रम मंत्रालय में। और वहाँ एक महिला कक्ष बनाया गया है। इनकी सुनवाई करने के लिए क्या बनाया गया है, एक महिला कक्ष बनाया गया है। तो ये जो 1976 का जो अधिनियम था ये भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट एक अधिनियम आता है दोस्तों, और अधिनियम कौन सा आता है, महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो इस अधिनियम के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम के बारे में यूं कहा जाता है दोस्तों, सती रोकथाम ये नहीं है, ये है महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये अधिनियम लागू तो हुआ था दोस्तों, लेकिन लागू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया है कि जो विज्ञापन है, जो वितरण है, जो संचालन है, जो लेखन चित्र है, चित्रों, इन पर कहते हैं कि भैया प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। प्रतिबंध इस अधिनियम के तहत इन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इससे जो महिलाओं की जो अश्लील जो प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसी स्थिति में इन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। यूं ही नहीं बल्कि 2012 में इसमें संशोधन किया गया है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको भी शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक को जैसे तुम्हारे जो मोबाइल के माध्यम से एसएमएस किया जाता है, एमएमएस किया जाता है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो आदान प्रदान होता है,
तो कहने का मतलब जो महिला जो अश्लील प्रतिनिधित्व है इसमें इन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। और 2014 में इसमें संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक को भी इसी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि साहब जैसे लोकहित है, मंदिर है, कोई मंदिर की मूर्ति है, मंदिर की क्या है, मूर्ति है, प्राचीन कोई स्मारक है, प्राचीन स्मारक, इनके अलावा जो फिल्म बनती है तो उसमें जो अश्लीलता का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इन पर ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम क्या नहीं होता, लागू नहीं होगा। चलचित्र जो अधिनियम बनाया गया था वो 1952 में बनाया गया था। तो लोकहित है, मंदिर की कोई मूर्ति है, प्राचीन स्मारक है और फिल्म है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अधिनियम क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है। यदि इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है, पहली बार इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो सजा तो होगी, लेकिन कितने वर्ष की सजा होगी, 3 वर्ष की सजा होगी। और 50,000 रुपये से लेके कहते हैं कि साहब 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। पहले ये सज़ा 2 वर्ष की होती थी और 5,000 से 10,000 रुपये 2,000 रुपये जुर्माना होता था। लेकिन इसमें संशोधन करके कहा गया कि पहली बार यदि ऐसा कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसके 3 वर्ष के लिए सज़ा होगी और 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार ऐसा अपराध करता है, दूसरी बार, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा होगी। 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना तो होगा, लेकिन जुर्माना कितना लगेगा, तो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक जुर्माना कितना लगेगा, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। तो ये जो महिला अश्लील प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, ये भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों एक अधिनियम, और अधिनियम कौन सा आता है, सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती रोकथाम अधिनियम 1987। इस अधिनियम के बारे में क्या कहा जाता है, पहली बात तो ये अधिनियम राजस्थान में लागू तो हुआ था, लेकिन राजस्थान में लागू कब हुआ था, तो 1988 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1988 में। पहला जो प्रयास किया था, वो पहला प्रयास किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तुगलक ने पहला प्रयास किया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब मैं बात कर रहा हूँ 1829 की। राजा राम जो मोहन राय है, राजा राम मोहन राय, इसके जो प्रयासों से कहते हैं कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने कहते हैं कि इस पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जो नियमन तुम्हारा 17 नियमन जो 17 है, 17 AD 1829 में लगाया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आप स्वयं जानते हो, ये भारत का प्रथम क्या था,
गवर्नर जनरल था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि 1829 में पहली बार देश में जो बंगाल है वहाँ जो विनियमन अधिनियम बनाया गया था इस सती प्रथा को रोकने के लिए। यूं कहा जाता है कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 1822 में जो बूंदी रियासत है, बूंदी रियासत, वहाँ का शासक था राम सिंह। उसने कहते हैं कि इस प्रथा पर क्या लगाया था, रोक लगाई थी या प्रतिबंध लगाया था। 1830 में जो अलवर है, अलवर रियासत है, उसने भी इस प्रथा पर क्या लगाई, रोक लगाई। नेक्स्ट 4 सितंबर 1987 को जो श्री माधोपुर बताते हैं, श्री माधोपुर में भी दोस्तों कहाँ देवराला नामक स्थान बताते हैं जो अजीतगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। देवराला नामक स्थान है, वहाँ कहते हैं कि जो रूप कंवर है वो राजस्थान का अंतिम उदाहरण बताते हैं जो सती हुई थी। नेक्स्ट इसी को अनुमरण, सहमरण, सहगमन भी कहा जाता है। अनुमरण यानी जैसे मतलब कोई जो स्त्री है वो अपने जो पति हैं वो उनकी मृत्यु कहीं अन्य स्थान पर हो जाती है तो उसके जो पद चिन्ह हैं, पद चिन्ह उसके साथ हैं, वो अपना शरीर त्याग देती है तो उसको क्या कहते हैं, अनुमरण कहते हैं। नेक्स्ट सती यानी जो पति की जो चिता है उस पर यानी पत्नी भी स्वयं विराजमान हो जाती है और अपने जो पति हैं उसके शरीर के साथ ही अपना शरीर भी क्या है देती है, त्याग देती है। उसके बाद में नेक्स्ट है तो इस अधिनियम के बारे में बात समझ में आई होगी कि सती रोकथाम अधिनियम ये 1987। राजस्थान में ये अधिनियम कब लागू हुआ था, 1988। इसी अधिनियम को अनुमरण, सहमरण और सहगमन के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो प्रयास किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग हैं उन्होंने इस अधिनियम पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। जो नियमन है यानी 17 AD 1829 के तहत कहा गया है। 1829 में पहली बार जो बंगाल है उसमें विनियम अधिनियम बनाया गया था यानी प्रतिबंध लगाया गया था। 1822 में जो बूंदी रियासत है उसके शासक राम सिंह ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1830 में अलवर रियासत ने भी इस अधिनियम पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। नेक्स्ट कहते हैं कि इसका जो अंतिम उदाहरण देखने को मिलता है वो 4 सितंबर 1987 को श्री माधोपुर है। इस श्री माधोपुर का जो देवराला नामक स्थान है वहाँ रूप कंवर नामक जो महिला है वो अंतिम सती हुई थी। तो इस प्रकार से ये अधिनियम है, इसके बारे में जो बातें थी वो भी क्या हुई, कंप्लीट हुई। उसके बाद में नेक्स्ट एक अधिनियम और आता है दोस्तों, और वो अधिनियम कौन सा आता है तो देखते हैं। वो अधिनियम आता है कि गर्भावस्था पूर्व और प्रसव पूर्व, गर्भावस्था पूर्व और प्रसव पूर्व जो निदान तकनीकी जो अधिनियम है वो आता है, और ये 1994। ये अधिनियम कहते हैं कि भैया लागू कब हुआ था, तो ये अधिनियम लागू तो हुआ था लेकिन 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था, 1 जनवरी 1996 को। इस अधिनियम के तहत यूं कहा गया था कि साहब जो लिंग है उस लिंग का क्या नहीं किया जा सकता, निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 साल से लेके 5 साल तक की क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। और इसमें जो जुर्माना बताया वो अधिकतम 50,000 रुपये बताया
कितने हज़ार तक बताया है? 50,000 तक बताया है। तो ये जो गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो अधिनियम है 1994, वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।